स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारी क्लास में। हम लोग अनसॉल्व्ड को हल कर रहे थे, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अनसॉल्व्ड को हल करने वाले हैं। तो आइएगा देखते हैं इस पहले सेट को। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, लिखा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो चलिएगा, एक उत्तल दर्पण आपका ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो परावर्तन होगा वो उभरे तल से होगा, अर्थात जो पॉलिश होती है वो दबे वाले तल पर होती है। तो ये बेटा आपके पास एक उत्तल दर्पण है। मान लिया इसका नाम M1 और M2 है। उत्तल दर्पण में जब ये पूरा आपके कांच का गोला बनेगा तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव होता है, और यहां से एक रेखा, अगर ये गोला पूरा बनेगा तो इधर आपके पास फोकस बनेगा F और यहां पर एक वक्रता केंद्र बनेगा C। ये आपका गोला इधर है तो वक्रता केंद्र इस ओर मिलेगा। अब कह क्या रहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, परावर्तित होने के लिए परावर्तक तल चाहिए ये। तो मान लेते हैं कि वस्तु ये इधर वाले में कहीं भी यहां रखी हो, यहां कहीं भी रख देते हैं। ए भी एक वस्तु है, तो जब वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है तो उसके एक सिरा बी है, बी से एक प्रकाश की किरण चलती है, ये हमारे प्रतिबिंब खींचने का नियम है। मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो वह क्या होगी, जब लेंस में परावर्तित होगी तो ये परावर्तित होने के पश्चात क्या लगेगा, हमें फोकस F से आती हुई प्रतीत होगी। एक अन्य किरण है, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी और उसी वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई लगेगी और उसी मार्ग से पुनः वापस आएगी। ये दोनों हमारी जो किरणें हैं परावर्तित, ये जहां पर काटेंगी वही हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपके वस्तु का प्रतिबिंब है। ये आप वस्तु को यहां रखेंगे या यहां रखें तो बना कहां है हमारा प्रतिबिंब, ध्रुव P और फोकस F के बीच में। तो यहां लिखा है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव कहां बनते हैं, आपके ध्रुव और फोकस के बीच में। ये आपका प्रतिबिंब होगा, और इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा होगा आकार में, और छोटे के साथ साथ सीधा, आभासी और सीधा होगा। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। एक कंडीशन इसकी होती है, अगर हमारे पास ये उत्तल दर्पण में वस्तु कहां रखवा दिया जाए, अनंत पर, इस ध्रुव के अलावा, इस मुख्य अक्ष के अलावा अनंत पे रखवा दिया जाए बेटा वस्तु, तो ये हमारे पास एक मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है। अनंत का मतलब इधर, ये ऐसे एक वस्तु है, ए बी नाम मान लेते हैं। इधर आपके पास P, इधर आपके पास F और ये आपके पास C। मुख्य अक्ष से जो वस्तु चलती है वह मुख्य अक्ष के अनंत से चलने वाली जो किरण होती है, अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो उससे समांतर किरणें चलती हैं। तो एक किरण ये है आपके पास, एक किरण मान लेते हैं ये है समांतर। अब ये दर्पण से परावर्तित होगी, ये दर्पण से परावर्तित होगी, ये भी, और ये ऐसा प्रतीत होती है कि कहां से आती हुई लग रही, F से। तो F पर क्या हो गई, दोनों हमारे परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। ये एक अकेली ऐसी कंडीशन है कि जब अनंत पर होगी तो ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस पर आप कहेंगे, और आकार में बिल्कुल बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। से सभी दशाओं में कहीं भी रखा जाए, यहां से लेकर यहां तक में, अनंत और ध्रुव के बीच में अगर कहीं रखा जाएगा तो उसकी सभी कंडीशन के लिए आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो बेटा पहले का C ऑप्शन आपका सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह, 4 ऑप्शन है हमारे पास, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या करना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो मान लिया कि ये हमारे पास 2 माध्यमों को अलग करने वाला एक सीमा पृष्ठ है। समझाने के लिए हमने कहा कि ये वाला माध्यम विरल है
और ये वाला माध्यम सघन। अब ये प्रकाश किरण आ रही है जो कि विरल माध्यम से चल रही है और हमारे इस सीमा पृष्ठ पर आपतित हुई है। यहाँ पर हमें अवलंब बना लेते हैं ताकि हमें पता चले ये किरण कहाँ जाने वाली है। तो हमारा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो वह किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण इसका उल्टा अगर डायग्राम बनाकर समझाया जाए, ये वाला माध्यम सघन कर दिया जाए और ये वाला माध्यम विरल कर दिया जाए। यहाँ से आने वाली एक किरण आपतित किरण है और ये अभिलंब है। अब अगर ये वाली किरण आपतित इस सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से अगर दूर हो जाए ये, तो हम समझ जाएंगे कि वो सघन से विरल माध्यम में गई है। तो आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर, इसमें अभिलंब की ओर और इसमें अभिलंब की से दूर हटेगी। एक इसमें ऐसे क्वेश्चन और समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो विरल माध्यम में चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में चाल कम होती है। सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं, विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, उसने कहा कि किरण एक माध्यम से दूर दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। ये अभिलंब से दूर हटी है तो किरण कहाँ से कहाँ जा रही? सघन माध्यम से विरल माध्यम। ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 लिखा है बेटा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। 4 ऑप्शन है। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम सभी लोग सॉल्व करके भी जान सकते हैं, बाकी एक नंबर में आया तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहले आपको डायरेक्टली समझाते हैं। यह फोकस दूरी f का जो मान दिया गया है वो 15 दिया गया है, और जो वस्तु है वह वस्तु कितनी दूरी पर है? ये फोकस दूरी है। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है इसमें, तो वस्तु की दूरी u बराबर बाईं ओर होने की वजह से -30 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपको प्रतिबिंब खींचने की सारी कंडीशनें पता हैं तो ये पता होगी कि जो हमारे पास वस्तु रखी है, अगर फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखी है, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर अगर वस्तु रखी है उत्तल लेंस में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह लेंस के दूसरी ओर बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? इधर जो f पहले वाले फोकस से दुगना है तो उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। डायग्राम बना के समझाते हैं एक बार। ये हमारे पास क्या है बेटा? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये आपके पास लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय। तो मान लेते हैं ये प्रथम फोकस f1, इसके इतनी ही दूरी पर इधर आएंगे तो 2f1, इधर जाएंगे तो द्वितीय फोकस f2, और इधर इतनी ही दूरी पर आएंगे तो 2f2। ऐसा। अब आपको क्या कह रहा था? 30 वस्तु है और फोकस दूरी आपके पास 15 है। तो ये जो हमारे पास वस्तु रखी वो दुगनी दूरी इस f के, यानी यहाँ पे रखी है। ये मान लेते हैं वस्तु है ये भी। तो लेंस में एक किरण क्या चलती है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही लेंस में। दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। तो ये वाली जो हमारे प्रकाश किरण है ये क्या करती है? जब लेंस में अपवर्तन होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो कुछ इस प्रकार जाएगी। अब एक किरण और, क्योंकि 2 हमारी अपवर्तित किरणें मिलेंगी तो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक किरण इस प्रकाशिक केंद्र C से जा रही है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों किरणों ने जहां पर काटा है ये समझ जाइएगा, ये वाला पॉइंट आपका 2f2 है ये। और ये कितने के बराबर होगा? इसका नाम अगर रखें तो a डैश b डैश। तो a डैश b डैश की अगर हम बात करते हैं तो a डैश b डैश हमारे इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है? तो आप कह देंगे 2f2 दूरी पर। और कैसा बनेगा ये आकार में जरा आप समझ जाएंगे, उल्टा बनेगा। इसका एरो ऊपर, इसका एरो नीचे है। ये तो चित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं।
अब अगर इसको हम सॉल्व करके करें, चित्र का काम ना करें, एक नंबर में जितनी जल्दी वहां पर लगा पाएंगे बेटा, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है f का मान 15, u का मान -30 दिया गया है। वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब का मतलब v की बात कह रहा है। तो हमारा लेंस है, तो हम सभी साथी जानते हैं लेंस का एक सूत्र होता है, तो लगा देते हैं भाई लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस होता है। 1/f, f का मान 15 है, 1/v फाइंड आउट करना है, 1/u, u की वैल्यू माइनस में, यहाँ पर माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ये 15 है, ये 30 इधर आएगा, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, 2/30, 1/30 हमारी ओर आएगा माइनस में, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार 2 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे तो v की वैल्यू 30 आ जाएगी। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बना है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कैसा बनेगा उसका आप आवर्धन निकाल लीजिएगा। m बराबर हमारे पास फार्मूला होता I/O लेंस के लिए, और v/u इसमें रखवा दीजिएगा। m बराबर I/O तो आपको दिया नहीं, तो केवल ये वाला हटा दीजिएगा, v/u ले लेते हैं। तो m का मतलब आवर्धन, v हमारे प्रश्न में हमने निकाला है 30, और u का मान बेटा प्रश्न में पहले से पता है -30। आवर्धन 1 गुना आया है, 1 गुना आने का मतलब है कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के बराबर ही बना है, माइनस आने का मतलब है उल्टा बना हुआ। और यहाँ v का मान पॉजिटिव आया तो हम समझ गए हैं कि वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब बना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास, अगर दिया जाए तो पहला उसने कहा 30 सेंटीमीटर पर बनेगा वस्तु की ओर, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का नहीं, वस्तु की ओर तो नहीं बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिएगा 4 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या लिखा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। सबसे दूर रहने वाले प्रकाश का रंग कैसा होगा। तो आपको पता है कि ये प्रिज्म है, 2 आपके समतल पृष्ठों के बीच में घिरी आकृति होती है। ABC समझने के लिए प्रिज्म बना लिया है। इस पर क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश, तो मान लिया यहाँ से एक सूर्य का जैसे श्वेत प्रकाश है, यह इस पर आकर आपतित होता है। अब ये अंदर कांच है तो ये विभिन्न दिशाओं में ऐसे मुड़ जाएगा। मिलते तो इसमें कई सारे बेटा रंग हैं, पर जो हमको अपने मुख्यतः आंखों से नजर आता है वो आपके पास 7 रंग नजर आते हैं। ये 7 रंग, 4, 5, 6 और ये 7 मान लीजिएगा। तो इस पर आपको याद करने का एक तरीका हो जाएगा कि आप अंग्रेजी का एक लेटर विप ग्योर याद कर लेंगे, विप ग्योर। वी से आपका वायलेट यानी यहां बैगनी, आई से इंडिगो यानी आसमानी, और बी से ब्लू यानी नीला, और आपके पास जी से ग्रीन यानी हरा हो जाएगा। ये थोड़ा लाइनें आप समझ जाइएगा, हमारी लाइन से हैं। वाई से येलो यानी पीला हो जाएगा, और ओ से ऑरेंज यानी नारंगी हो जाएगा, और आर से आपका रेड यानी लाल हो जाएगा। तो इसने प्रश्न में आपसे पूछा क्या है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरेगा तो निर्गत प्रकाश है, इसमें प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग, आधार ये है BC रेखा, इससे दूरस्थ रंग अगर आप देख पाएंगे, डायग्राम को समझ रहे होंगे तो दिमाग पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ गया होगा, लाल रंग आपका होगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो 5 नंबर हमारा प्रश्न है एम्पियर किसका मात्रक होता है, वैद्युत धारा I का। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, भौतिक राशि समय का। और IT को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये Q के बराबर होता है। तो Q का मतलब अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें कि ये Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को ही आप कह सकते हो एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, Q का मतलब आवेश का। इसमें सीधे आप अपना जवाब दे दीजिएगा कि एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं बिना विलंब। तो प्रश्न संख्या 6 पर क्या लिखा है, एक सेल से R1 तथा R2 2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं।
यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात बताना है। चलेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने की कोशिश करते हैं। R1 और R2 हमारे पास दो प्रतिरोध है, दोनों समांतर क्रम में हैं। यहां से आप थोड़ा समझ जाइएगा कि जब हमारे तार समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में उनका क्या समान होता है, विभवांतर, और श्रेणी क्रम में होते हैं तो धारा समान होती है। तो यहीं से अगर हम सवाल को उठाने की कोशिश करें, इस समांतर क्रम में हमारे पास विभवांतर समान होता है, तो हो जाएगा बेटा V1 इज इक्वल टू V2। अब आप समझिएगा, V1 और V2 तो हमने प्रश्न में दिखा लिया, लेकिन हमारे पास जो नाम है, जो बताना है, उसके बारे में बात करो। दो R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं, धाराएं हैं प्रति सेकंड, दोनों के लिए जो समय की बात कर रहा है वो 1 सेकंड कह रहा है। H1 और H2 उनकी ऊष्माएं हैं। तो चलिएगा, हम ऐसा फार्मूला उठाते हैं अपने उत्पन्न ऊष्मा का जिसमें V आता है। तो H बराबर V बराबर आप जानेंगे W/Q से जब H कैलोरी बदलते हैं तो H बराबर बनता है। H बराबर आपके पास एक फार्मूला है VIT। अब H बराबर VIT से अगर हम आपको समझाने के लिए यहाँ से V को पक्षांतर करके अकेले बचाएंगे तो H/IT बराबर कितना हो जाएगा, V। अब दोनों में समय की बात कितना कर रहा है बेटा, 1 सेकंड। तो आप चाहो तो प्रति सेकंड के लिए जब V निकालोगे तो H/I आ जाएगा। यहाँ समझ जाइएगा T का मान 1 हुआ है। तो V1 है तो कितना हो जाएगा बेटा, H1/I1। V2 के बारे में बात करेंगे, H2/I2। अगर हमको H1/H2 बताना है तो H1 ये है ही है, H2 उधर आपके पास मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये वाला डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में, I1/I2। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन आया कि H1/H2 का मान I1/I2 के बराबर आएगा। अपने प्रश्न में देखते हैं H1/H2 का मान I1/I2² है, I2/I1 है, ये नहीं है। तो हमको तीसरे विकल्प के तलाश के लिए, मतलब अन्य विकल्प के तलाश के लिए काम करना पड़ेगा। I धारा होती है, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि धारा का मान V/R होता है। तो H1/H2, I का मान V बराबर IR से, I का मान V/R, V दोनों में समान है तो V/R1, और I2 के लिए बेटा उसमें भी विभव समान होता है समांतर क्रम में, V/R2। बटा के नीचे बटा है तो पलट दीजिएगा, V/R1 इंटू R2/V। आपका ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, R2/R1, H1/H2। तो हमारे प्रश्न का आवश्यक जो आंसर था वो आ चुका है, और आपको समझ में आ गया होगा कि H1 और H2 जो उनकी ऊष्माएं हैं उनका अनुपात कितने के बराबर है, R2/R1 के बराबर है। हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगर कभी बदल करके अगले बार ये आ जाए तो आप समझ जाना H1/H2 धारा के रूप में आएगा तो I1/I2 होगा। नेक्स्ट 7 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को समझने के लिए अगर फार्मूला समझ में आ जाए तो उससे हम निकाल सकते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर I/BL sin थीटा। अगर लंबवत है तो sin थीटा 90 हो जाएगा। B चुंबकीय क्षेत्र, I चालक में प्रवाहित धारा, L चालक की लंबाई, F चालक पर लगने वाला जो बल होता है। तो अगर B का निकालना है तो F/IL इक्वल टू B। वैसे 1 नंबर के लिए डायरेक्टली याद कर लेंगे, कभी भूल जाए तो हम समझा रहे हैं कि क्या करना है। B चुंबकीय क्षेत्र है तो F का मतलब न्यूटन, I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, और L लंबाई है, लंबाई का मतलब मीटर। तो अगर हम मात्रक को समझना चाहें तो न्यूटन बटा हटाओ प्रति लगाओ, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक आपका ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। इसके आप अन्य मात्रक भी याद कर लीजिएगा। इसके अन्य मात्रक में अगर हम बात करते हैं तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला भी होता है। सीजीएस पद ये सब एसआई में है। अगर सीजीएस में आपको कोई पूछता है तो गॉस होता है, और एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। ये आप इतना अगर डीपली में जाना चाहते हैं तो इतना कर सकते हैं। बाकी आप ये गॉस को छोड़कर इधर 3 करेंगे तो आपका काम चलेगा। चलिएगा, आप केमिस्ट्री पर आते हैं हम लोग। उपखंड खा में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हमें मेथेन का अणुसूत्र आना चाहिए। 8 नंबर की हम बात करते हैं तो मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। ये आणविक सूत्र या अणुसूत्र है। संरचना सूत्र बनाना है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, तो ये 4 आप बांड बना दीजिएगा।
H के 4 हैं तो चारों ओर आप H सजा दीजिएगा। तो ये हमारे पास मेथेन के अणु सूत्र का ये वाला संरचना सूत्र हो जाएगा। 1 नंबर के हिसाब से अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो B नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर पर। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, समजातीय या सजातीय श्रेणी। परिभाषा अगर हमें पता है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है बेटा जिसमें किन्हीं दो कार्बनिक यौगिकों के बीच में सदैव CH2 का अंतर होता है। तो जिस कार्बनिक यौगिक में CH2 का अंतर होगा वही हमारी समजातीय श्रेणी कहलाएगी। तो C2H है तो इसका C2 का C से अंतर C आएगा, H4 खत्म हो जाएगा, यानी CH2 का अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ CH4 है, यहाँ C2H6 है, C2 ये है, C ये है, घट जाएगा C आएगा, H6 से H4 जाएगा, H2 आएगा। C में 1 आया घटाने से और H के हाइड्रोजन के घटाने से, उनका अंतर करने से 2 आया है। तो यही वाला ऑप्शन अब आगे आप पढ़ें या ना पढ़ें, बी वाला ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि इसमें अंतर जो आ रहा है CH2 का है। तो कौन सी समजातीय श्रेणी है, CH4 और C2H6। CH4 आपका मेथेन है और ये आपका एथेन है, इसका एल्केन ग्रुप के सदस्य हैं ये। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन आपका बी सत्य है। 10 नंबर पर हम बात करते हैं। 10 नंबर लिखा है बेटा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखना है, लेड नाइट्रेट। लेड का हमारे पास संकेत होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3। नाइट्रेट मूलक है, इसकी संयोजकता 1 होती है और लेड की 2 होती है। तो इसकी संयोजकता 1 ट्रांसफर हो जाएगी इस पर, और नाइट्रेट की लेड की इस पर चली जाएगी, नाइट्रेट इस पर नाम लिखने के लिए। तो कितना हो जाएगा, इसकी 2 होती PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी 1 होती है NO3 की, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, मल्टीप्लाई में PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपके लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। 11 नंबर पर आते हैं। लिखा है शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान बेटा 7 होता है। अगर आपका विलयन क्षारीय है तो उसका 7 से अधिक होगा, अगर अम्लीय है तो 7 से कम होगा। तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जरा एंटीमनी है, तो एंटीमनी हमारा क्या है, एक धातु है। एंटीमनी हमारा एक धातु है, इसका प्रतीक अगर बात करें तो Sb होता है। और इस पर अगर और कुछ पूछता है कि इसका लैटिन भाषा में नाम Sb से है, तो इसका लैटिन भाषा में नाम इस्टबियम होता है। इस्टबियम आप याद कर सकते हैं। और अगर इसका परमाणु क्रमांक पूछता है तो परमाणु क्रमांक आपका 51 होता है। ये थोड़ा सा चमकदार होता है और ग्रे कलर में होता है, भूरे रंग में, चमकदार ग्रे कलर में। तो ये आपके पास एंटीमनी के बारे में लिख दिया गया, जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना। CH3COOH एसिटिक अम्ल लिखा है, CH3COOH प्लस C2H5OH एथेनॉल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं। तो इधर यहाँ पर आपके पास फिल इन द ब्लैंक है और H2 है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो अगर आपको ये परिभाषा पता है तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि एसिटिक अम्ल है ये। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट और जल बनता है। और एथिल एसीटेट और जल जो बनता है, इस क्रिया का नाम आपको पता होगा, एस्टरीकरण होता है। तो यहाँ से उस परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें, एथिल एसीटेट यानी एस्टर और जल बनता है। तो जल ये बन चुका है। एथिल एसीटेट के लिए अगर हम बात करें तो इसमें से जल निकाल दीजिएगा, CH3COO C2H5, ये आपका एस्टर है और ये आपका जल है। एथिल एसीटेट नाम है इसका, ये आपका एसिटिक अम्ल है, ये आपका एथिल एल्कोहल है। तो ये इसकी अपक्रिया से जो यहाँ भरना था CH3COO C2H5, यानी ऑप्शन आपका सी वाला सत्य है। आज की वीडियो को बस यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।